हाय एवरीवन, दिस इज अमन। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सी लैंग्वेज का क्रैश कोर्स। सी लैंग्वेज, आपको जैसा पता है कि जो भी लोग ओ लेवल कर रहे हैं, ओ लेवल कोर्स में एक मॉड्यूल है सी प्रोग्रामिंग। तो उस सी प्रोग्रामिंग का पेपर काफ़ी मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी आती है उसको क्लियर करने में। तो उसके लिए हमने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है 40 लेक्चर्स का। तो उसी 40 लेक्चर्स के कोर्स में के जो फर्स्ट 10 लेक्चर्स हैं, वो हम आप लोगों के लिए एक-एक लेक्चर रोज़ अपलोड करेंगे और उन 10 लेक्चर्स में हमने पूरा बेसिक कवर किया हुआ है। तो उसमें उस इन 10 लेक्चर्स को करने के बाद आपको पूरा बेसिक सीखा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी परेशानी है, अगर कुछ चीज़ें और नहीं क्लियर हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पूरा कोर्स लेना चाहें 40 लेक्चर्स का, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहला लेक्चर स्टार्ट करें तो उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद आपको लेसन अगर अच्छा लगे, तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सी लैंग्वेज में हमने बताया कि सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज बेसिकली अगर कही जाए तो सी लैंग्वेज आपको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो चीज़ होती है भाई, हमारा जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर से अगर हमें कुछ भी काम कराना है, तो एक हम ऐसे नहीं, हम उससे वो कोई इंसान नहीं है कि उससे हम कहेंगे कि ये काम कर दो तो वो करने लगेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो वो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए जिसके माध्यम से हम उससे कोई काम करवा पाएँ। तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन किसी न किसी लैंग्वेज में देते हैं। आपको किसी से भी कोई काम कराना हो, कहना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कोई न कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। आपको मान लीजिए आपको बोलना है, किसी से कुछ कहना है तो आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी में कहेंगे, ठीक है ना? अगर कोई बाहर का बंदा होगा, किसी दूसरी कंट्री का होगा, वो हिंदी नहीं जानता होगा, ठीक है ना? तो आप उसकी उसकी जो मातृभाषा है उसमें बात करेंगे, अगर वो आपको आती हुई। नहीं आपको आती हुई, अगर इंग्लिश आप दोनों को आती है तब आप इंग्लिश में उससे कहेंगे। तो एक लैंग्वेज माध्यम बनेगी ना कम्युनिकेशन का, ठीक है ना? तो उसी तरीके से मशीन जो है, जो हमारी जो कंप्यूटर है, वो बेसिकली किस पर वर्क करती है? 0 या 1, ठीक है ना? मतलब 1 या 0, मतलब मशीन की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 या 1 पे ही है। तो जब वो 0-1 पे ही वर्क करती है, तो हमें ज़रूरत है कि हम 0-1 की लैंग्वेज को या तो समझ पाएँ या उसमें इंस्ट्रक्शन को लिख पाएँ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमने बताया कि अब जैसे ये सी लैंग्वेज लिखा हुआ है, सिर्फ़ इतना आपको लिखना हो, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी का जो कैपिटल सी लिखा हुआ है, इसका कुछ ASCII वैल्यू होगी। हमने कहा कैपिटल सी की ASCII वैल्यू क्या होती है? 65, 66, 67, 67 होती है, तो 67 का बाइनरी निकाला जाएगा, ठीक है ना? और बाइनरी निकाल के जो वैल्यू आएगी, वो कंप्यूटर में पास होगा, वो 10 101 के कॉम्बिनेशन में। फिर हमने कहा स्पेस की कुछ वैल्यू होगी, एल की कुछ वैल्यू होगी, ए की कुछ वैल्यू होगी, एन की होगी, जी की होगी, यू, ए, जी, ई, इन सब की जो ASCII वैल्यू है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगी और फिर वो बाइनरी लैंग्वेज वो डिजिट्स पास होंगे कंप्यूटर के अंदर। जब हमने सिर्फ 67 का बाइनरी निकाला, तो 67 का बाइनरी काफ़ी बड़ा आएगा, 10101067 8 डिजिट में आएगा। और सभी का इसमें जितने भी लेटर्स हैं लैंग्वेज में, कितने लेटर्स हैं, कई सारे लेटर्स हैं ना लैंग्वेज में, ठीक है ना? तो अब हमने कहा यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये स्पेस 9, ये 10, हमने कहा अगर 8-8 डिजिट का हुआ एक, तो 80, 80 10 10 10 10 80 डिजिट्स लिखी होंगी। तो क्या पॉसिबल है आप सी लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं? 1010, अपना नाम नहीं लिख सकते हैं 1010 में, प्रोग्राम तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना? तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो अब एक ऐसा काम किया जाए भाई, जब आपको किसी की लैंग्वेज नहीं आती है, मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री का है, उसको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है उससे कम्युनिकेट करने का, ठीक है ना?
फिर हमने कहा कि मान लीजिए यहाँ पर 2 बंदे हैं और उससे कम्युनिकेशन करना है, तो उसके आपके पास यहाँ पर हमने कहा कि ये एक बंदा ये है, ठीक है ना? और एक बंदा ये है, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना? अब ये वाला बंदा हमने कहा ये वाला बंदे को क्या आता है, ये हिंदी जानता है, आप हैं मान लीजिए, ठीक है ना? और ये दूसरा वाला बी वाला बंदा है, ये हमने कहा ये मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री से हमने कहा ये सिर्फ़ स्पेनिश जानता है, ठीक है ना? और ये हिंदी जानता है। अब अगर ए वाला बंदा बी वाले बंदे से कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा? अपनी बात कैसे बताएगा? या तो हमने कहा भई इस वाले बंदे को हिंदी आती है, ठीक है ना? और इस वाले बंदे को आपको इसको स्पेनिश आती है। तो अब इन दोनों में अगर कम्युनिकेशन होना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? ठीक है ना? तो अब इन दोनों में कम्युनिकेशन होना है या तो बी वाले को हिंदी आती हो, ठीक है ना? और या तो फिर ए वाले को स्पेनिश आती हो, ठीक है ना? तभी पॉसिबल है। या एक रास्ता ये हो सकता है कि एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, ठीक है ना? कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो जो दोनों को आती हो, ठीक है ना? अब हमने कहा इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है ना? तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ए को भी आती है और बी को भी आती है। अगर नहीं आती है तो सब सीखते हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें दोनों लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया ना, ठीक है ना? या फिर एक ऐसा होता यहाँ पे एक बीच में बंदा लगता, जो बीच में एक इंटरप्रेटर होता, जो ए की बात को समझता और फिर बी को समझाता, फिर बी की बात को समझता और ए को समझाता, ठीक है ना? तो उसी तरीके से अब चूंकि कंप्यूटर की हमारी लैंग्वेज क्या है, अगर हम कंप्यूटर की अभी अब बात करें, अब अपने सिचुएशन अपने सिनेरियो पे आ जाएं, तो हमारे सिनेरियो में एक तरफ इंसान है, ठीक है ना, जो इंग्लिश जानता है, हाँ, एक तरफ इंसान है जो क्या जानता है, इंग्लिश जानता है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मशीन है ना, दूसरी तरफ मशीन है जो क्या जानती है, जो बाइनरी लैंग्वेज जानती है। उसकी बाइनरी लैंग्वेज क्या है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना, बस यही जानता है, यही भी वही जानता है, बाकी जो है वो कुछ नहीं जानता है, ठीक है ना। तो अब इंसान के लिए इंग्लिश या हिंदी, हिंदी तो नहीं है, इंग्लिश में ही कोडिंग आप करते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया कि बीच में एक ऐसी लैंग्वेज हो, ठीक है ना, जो जो भाई 1010 में काम करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो फिर पहले जो लैंग्वेजेस आती थी, जैसे हम बात करें जैसे असेंबली, ठीक है ना, तो असेंबली क्या होती थी, असेंबली में आपका जो है, असेंबली में हमने बताया कि असेंबली लो लेवल लैंग्वेज थी। तो लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो क्या होती है, जो मशीन के ज्यादा करीब होती है ना, मतलब 10101 मशीन की लैंग्वेज है और आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है ना। तो जो मशीन के ज्यादा करीब हो वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, और जो आपकी लैंग्वेज के ज्यादा करीब हो, भाई हम इंसानों की लैंग्वेज इंग्लिश मानी जाती है, कंप्यूटर के अगर उसमें हम बात करें तो इंसानों की लैंग्वेज इंग्लिश मानी जाती है, ठीक है ना। तो जो आपकी लैंग्वेज के जो ज्यादा करीब हो, ठीक है ना, ऐसी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है, और जो लैंग्वेज मशीन के ज्यादा करीब हो, ऐसी लैंग्वेज क्या कही जाती है, लो लेवल लैंग्वेज। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर असेंबली जो है वो लो लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन जो सी है, अगर हम सी की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपकी क्या हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ठीक है ना, जावा हो गई, ठीक है ना, बहुत सारी जो है, अब जो ज्यादातर लैंग्वेज सब क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। तो मतलब है कि ये इंग्लिश से ज्यादा मिलती जुलती हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमने कहा, इसमें जैसे हमने कहा असेंबली हो गई, ठीक है ना, तो असेंबली आपकी क्या हो गई, हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है ना। अब हमने कहा इसमें क्या होगा, इसमें 101 जैसे उसमें बस एक इंस्ट्रक्शन होता था, ऐड, फिर वो रजिस्टर के नाम होते थे, ऐड दिस वन, ऐड दिस वन। असेंबली लैंग्वेज को में प्रोग्राम बनाना काफी मुश्किल होता था, हम लोग जब बनाते थे तो काफी मुश्किल काम होता था असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना, ठीक है ना।
तो वो किसी तरीके से हम लोग मैनेज करते थे, ठीक है ना। लेकिन सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें प्रोग्राम बनाना बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो सी बेसिकली क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम बनाए जाएंगे, जिसके जरिए से कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम 1010 में काम नहीं कर सकते, तो एक कंप्यूटर से जो है जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके जरिए से होगा, किसी एक लैंग्वेज के जरिए होगा। तो हमने कहा सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो हमने कहा कई सारी बुक में आप ये भी देखेंगे कि सी को मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये असेंबली के थोड़ा करीब है, ठीक है ना, और यूजर फ्रेंडली भी है, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से भी मिलती जुलती है। तो कुछ बुक्स में आपको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी इसको कहा जाएगा, लेकिन ब्रॉड लेवल पे इसको हाई लेवल लैंग्वेज ही कहा जाता है। जब आप दो कैटेगराइजेशन करें लैंग्वेजेस की, एक लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन के ज्यादा करीब हो, और एक हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसान के ज्यादा करीब हो और इंग्लिश से मिलती जुलती हो, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई आपकी इंट्रोडक्शन की कि सी क्या है बेसिकली। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सी हमने कहा सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अब जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस का मतलब होता है कि देखिए, अब जैसे कोबोल थी एक लैंग्वेज, ठीक है ना। तो कोबोल में क्या होता था, वो सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होता था, ठीक है ना, उसमें सारे काम नहीं हो पाते थे, ठीक है, सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशन के लिए वो इस्तेमाल होती थी, ठीक है ना। लेकिन जो सी है, वो सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस मतलब उसमें हर तरह के काम सी प्रोग्रामिंग में किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आउटडेटेड हो गई हो, बहुत पुरानी हो, इसका इसका अब यूज नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। लैंग्वेजेस हैं जो आउटडेटेड है, जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन सी के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सी के साथ हमने बताया कि सी का इस्तेमाल सी ही आपकी, जैसे अभी आप देखते होंगे कि पाइथन का बहुत स्कोप है आज की डेट में, ठीक है ना। लेकिन जो पाइथन का कंपाइलर है ना, वो सी में ही बना है, ठीक है ना। इसी तरीके से जितनी भी लैंग्वेज आई हैं 1972 80s के बाद, वो सारी लैंग्वेजेस के कंपाइलर या तो सी में बने हैं या तो सी प्लस प्लस में बने हैं, ठीक है ना। तो कंपाइलर अगर उसमें बना है तो आप समझ सकते हैं कि वो लैंग्वेज ही नहीं चल सकती, क्योंकि बिना कंपाइलर के या इंटरप्रेटर के ही तो लैंग्वेजेस चलती है ना, ठीक है, उन्हीं की मदद से तो चलती है ना। और वो उसकी कोडिंग ही किसमें है, सी में है। तो अब चूंकि ये सी का इस्तेमाल करने के पीछे रीजन ये है कि सी बहुत ही इफिशिएंट है। इफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ये बहुत तेज काम करती है। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि सी को आप अपने फोन पर भी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आता है कंपाइलर, एंड्रॉयड के लिए भी कंपाइलर आते हैं, आप अपने फोन पे भी रन करा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप चाहें कि दूसरी लैंग्वेज के प्रोग्राम अपने फोन पे रन करा लें तो पॉसिबल नहीं है। अब जावा है तो जावा आपकी सी के मुकाबले स्लो है, ठीक है ना। उस सी के मुकाबले फास्ट नहीं है। बहुत सारे फीचर्स हैं जावा में जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो उतनी फास्ट नहीं चलती है जितनी सी चलती है, ठीक है ना। तो इसी तरह सी में हमने कहा बहुत बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी में बने हैं। सी में जैसे आपका ये लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए तो सी को डेवलप ही किया गया था, ठीक है ना। सी को हमने बताया कब डेवलप किया गया था, 1972 में, ठीक है ना। तो इसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था 1972 में। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए तो उसको बनाया गया था। इसके अलावा भी आप जैसे लाइनक्स देखें और भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, तो उनके जो कर्नल हैं, कर्नल जैसे हमने कहा सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है ना, उसी तरीके से कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो वो जो कर्नल हैं वो किस में बने हैं, वो सब सी में बने हैं, ठीक है। तो इस तरह सी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो सी आपकी 1972 में डेवलप की गई, और किसने डेवलप की, डेनिस रिची ने, ठीक है ना। कहाँ डेवलप की, बेल लैब में। अभी देखिए कल जब हम बता रहे थे जनवरी वाला एग्जाम वाला, तो उसमें पूछा गया था कि किस लैब में इसको डेवलप किया गया था। जनवरी 20 में क्वेश्चन आया हुआ था कि किस किस लैब में जो है सी को डेवलप किया गया था। तो किस लैब में डेवलप किया गया था, बेल लैब में, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन था। तो फिर अब बाकी, अब हमने कहा सी का ही इस्तेमाल क्यों, वैसे हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी आप ये स्लाइड भी देख लीजिए।
हमने कहा सी वॉज इनिशियली यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, पर्टिकुलरली द प्रोग्राम दैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हमने कहा सी का इस्तेमाल किस लिए होता है? बाय डेवलपमेंट वर्क के लिए किया गया, सिस्टम डेवलपमेंट वर्क के लिए, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है ना। तो फिर सी को जो है आपको इसलिए अडॉप्ट किया गया एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज because it produces code that runs nearly as fast as the code written in assembly language। देखिए ना, यही इसकी जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसका जो कोड होता है वो उतना तेज चलता है, ठीक है ना, जितना तेज असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम का कोड चलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसलिए, और हाई लेवल लैंग्वेज भी है, ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज होते हुए भी इसका कोड उतना तेज चलता है जितना असेंबली लैंग्वेज का कोड चलता है, ठीक है ना। अभी जब हम लोग पाइथन का प्रोग्राम रन कराते हैं, जावा का रन कराते हैं, ठीक है ना, और दूसरी लैंग्वेजेस का रन कराते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना, उसको एग्जीक्यूट होने में। लेकिन सी का प्रोग्राम तुरंत रन होता है, ठीक है। तो ये भी वजह है, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि जो है ये बहुत तेज चलती है। बाकी फिर नेक्स्ट, बाकी देखिए जो जिसके पास नोट्स नहीं है, बाकी हम यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे ही, तो आप रिकॉर्डिंग से ये चीजें जो है वहां पर नोट करेंगे। नोट करने का यहाँ पर हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग से आप जो है उसको नोट करेंगे। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बताया कि भाई सी का आपका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो सी का इस्तेमाल हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है, लैंग्वेज कंपाइलर्स में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया कि यूनिक्स को बनाने के लिए ही तो सी को डेवलप ही किया था डेनिस रिची ने। इसके अलावा हमने बताया कि जो है आपके जो लाइनक्स हैं और जो मैक हैं और कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनके जो कर्नल हैं वो सी में ही बने हुए हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज कंपाइलर्स हमने बताया कि ये पाइथन और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इन सब के कंपाइलर किसमें हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब किस में बने हैं? ये सब सी में बने हैं। असेंबलर सी में बने हैं। टेक्स्ट एडिटर, ये सब जो है जो आप देखते हैं ये सब सी में बने हैं। नेटवर्क ड्राइवर्स में बहुत स्कोप, क्योंकि वहां पे बहुत, जैसे आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो देखिए वो उसका उसका जो है ड्राइवर इंस्टॉल होता है ना सिस्टम में, ठीक है ना, तो कितनी तेज इंस्टॉल हो जाता है ना, तो वो भी सब सी में बने होते हैं। डेटाबेस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ओरेकल सी में बनी है। फिर आगे लैंग्वेज इंटरप्रेटर बताया ही हमने। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और कोड लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉइड, मतलब जो एंड्रॉइड फोन आप आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो कोड लाइब्रेरीज हैं, जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड है, तो उसकी जो कोड लाइब्रेरीज हैं वो भी किस में बनी है? वो भी सी में बनी है, ठीक है ना। तो ये हैं आपके एग्जाम्पल्स। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए, जो आउटडेटेड हो, ऐसा नहीं है। सी का बहुत स्कोप है। और सी ऐसी लैंग्वेज है, सी को जब आप पढ़ लेते हैं ना, आप इसके बाद अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ना चाहें, चाहे वो पाइथन हो, अगर आपको जाना हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में, आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सी जो जो इस लेवल का पेपर आता है वो लेवल में, तो बच्चे बहुत ढंग से पढ़ते हैं सी को, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर वो कोई भी लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, बस थोड़ा बहुत कोड में बदलाव होगा, बहुत थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। आप चाहेंगे तो कोई भी नई लैंग्वेज 2 या 3 महीने में आप आराम से सीख लेंगे सी को पढ़ने के बाद। और अगर बिना सी को पढ़े आप वो लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो आपको 6 महीने, साल भर लगेगा, तब भी वो जल्दी समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि सी अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक लैंग्वेज आपने जान ली, अब वही चीजें हैं, वही दूसरी लैंग्वेज में है, बस थोड़े बहुत सिंटैक्स बदलते हैं। और इंग्लिश, ये भी इंग्लिश से मिलता जुलता कोड है, बाकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनका भी इंग्लिश से मिलता जुलता कोड है। तो सी को पढ़ने का ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए आपको, तो फिर आगे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में जैसे हमने बताया, सी के बारे में एक क्वेश्चन ये आता है कि सी के पहले कौन सी लैंग्वेज आई, प्रीडेसेसर सी के, तो वो है बी लैंग्वेज। चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो हमने कहा सी के पहले जो है जब सी को बनाया गया 1972 में, ठीक है ना, डेनिस रिची ने जब बनाया, तो उसके पहले भी सी पर कुछ काम हुआ। सी कब एग्जिस्टेंस में आई, तो उसके पहले का बैकग्राउंड क्या है वो यहाँ पे बताया गया है कि हिस्ट्री ऑफ सी। तो सी के पहले एक बीसीपीएल लैंग्वेज बनी, ठीक है ना, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
ठीक है ना, BCPL का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये कब बनी? 1966 में, ठीक है ना। ये मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाई थी, ठीक है ना। तो अब ये जो इसी का कॉन्सेप्ट था, अब इसको फिर केन थॉमसन ने इसको इम्प्रूव किया, इस लैंग्वेज पे काम किया, इसको इम्प्रूव किया और फिर कहा इसको बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। और ये कब किया इन्होंने? 1969 में। अब ये 66 देख रहे हैं, अभी 3 साल के बाद केन थॉमसन ने काम किया 1969 में और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया, कोशिश जरूर की, ठीक है ना, लेकिन वो काम नहीं कर पाए, ठीक है ना, जो करना चाह रहे थे। फिर डेनिस रिची ने, जो इन्होंने बी लैंग्वेज बनाई थी, ठीक है ना, इन्होंने ये उसी साथ में ये काम करते थे डेनिस रिची के, केन थॉमसन, ठीक है ना। फिर इन्होंने जो है फिर 1972 में फाइनली सी लैंग्वेज बनाई, जिसमें वो ऑपरेटिंग यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कई सारी खामियां थी जो उन्होंने बनाई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कई सारी खामियां थी, कई सारी कमियां थी। उस कमियों को दूर करते हुए 1972 में डेनिस रिची ने बेल लैब में जो है सी बनाई, सी डेवलप हुई, ठीक है ना। ये ऑफिशियली तो ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, लेकिन जो है, जो इसका स्टार्टिंग मानी जाती है, जो इसका डेवलपमेंट ईयर माना जाता है, वो 1972 माना जाता है, ठीक है ना। और इन्वेंटर इसके कौन कहे जाते हैं? डेनिस रिची। अब सी के, ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपने कई कई फैक्ट जाने। पहला फैक्ट ये जाना कि सी के पहले बी लैंग्वेज आई थी। दूसरा फैक्ट ये जाना सी को बनाने वाले डेनिस रिची थे। तीसरा फैक्ट ये जाना कि 1972 में बनी थी। और चौथा फैक्ट ये जाना कि बेल लैब में जो है इसको डेवलप किया गया था, ठीक है ना। फिर अब सी का जब हम फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, तो उस फर्स्ट प्रोग्राम में क्या सी का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। अभी देखिए जनवरी 20 के पेपर में पूछा गया था कि लिंक सेक्शन, ठीक है ना, लिंक सेक्शन जो है वो कहाँ होता है, ठीक है। तो पूछा गया था कि जो है, जो आपकी लाइब्रेरी हैं, उनको लिंक करने की फाइल प्रोग्राम की किस सेक्शन में होती है, ठीक है। तो आपको इस सेक्शन को समझना जरूरी है। यहाँ पे प्रोग्राम का एक सिंटैक्स होता है, तो देखिए ये तो एक मेन प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। इसके लिए हम दिखाते हैं पूरा पेज। 1 मिनट रुकिए, इसको खोलते हैं हम। एक इमेज हमने डाउनलोड की हुई है तो बताने के लिए। चलिए ठीक है, अभी इसको हम ऐसे ही बता देते हैं, बाद में दिखा देंगे, आपको टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सेक्शन हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो है, जब आपको प्रोग्राम दिख रहा है, तो इस प्रोग्राम में कई सारे सेक्शन हैं, ठीक है ना। तो एक पहला सेक्शन, तो एक तो ये हो गया, ये मेन का, ठीक है ना। दूसरा सेक्शन हम आपको ये दिखा देते हैं, ये हो गया ये, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये आपका लिंक सेक्शन है, ठीक है ना। अब लिंक के बाद भी एक होता है जो मॉड्यूल का सेक्शन होता है, इसके बाद।
क्योंकि जब आप यहाँ पर करते हैं प्रोग्राम, जब आप लिखते हैं, हमने आप लोग देख भी चुके हैं, प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं यहाँ पे बीच में आप फंक्शन डेफिनेशन देते हैं, ठीक है ना, या फिर ग्लोबल वेरिएबल के डिक्लेरेशन देने का भी जो है होता है स्पेस, ठीक है ना। इसके बाद मेन फंक्शन होता है, इसके बाद यहाँ पे नीचे भी आप जो है मॉड्यूल्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाला है, ये वाला जो है, ये सेक्शन क्या कहलाता है? ये सेक्शन कहलाता है लिंक सेक्शन। समझ में आ रहा ना? ये सेक्शन आपका कहलाता है लिंक, ठीक है। तो अब जैसे अभी जो आपका जनवरी 20 में पूछा गया था कि ये जो हेडर फाइल्स लगती हैं, ठीक है ना, जो लाइब्रेरी से कनेक्ट करती हैं, वो प्रोग्राम का वो सेक्शन क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो वो, हाँ, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स में ही था, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है? लिंक। समझ में आ रहा ना? तो प्रोग्राम का वो सेक्शन क्या कहलाता है? लिंक। तो ऊपर वाला जहाँ हेडर फाइल होती हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पर हमने कहा, यहाँ हमने प्रिंटफ इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंटफ है, ये प्रिंटफ फंक्शन यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसकी कोडिंग बेसिकली कहाँ है? इसकी कोडिंग इन हेडर फाइल्स में है। ये stdio.h, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कोनियो क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो कंसोल मतलब जो है, जो आपकी जो ब्लैक विंडो खुल के आती है, उस पर जो ऑप्शंस आते हैं वो क्या होते हैं? वो आपकी कंसोल होती है, ठीक है ना। लेकिन जो आपके, जैसे हमने कहा, यहाँ पर आपको प्रिंटफ इस्तेमाल करें या स्कैनफ इस्तेमाल करें, जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो सब कहाँ आते हैं? वो सब इसी में आते हैं, ठीक है ना। तो आप प्रिंटफ फंक्शन stdio में आएगा, getch फंक्शन कंसोल वाली में आएगा, कोनियो में आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? वो लिंक सेक्शन कहा जाता है। नीचे वाला ये मेन सेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर ऑप्शंस होता है। इसके अलावा जो फंक्शन, जो मॉड्यूल्स हैं, उनकी उनकी डेफिनेशन के ऑप्शन यहीं पे होता है। उसके अलावा नीचे भी हम मॉड्यूल्स की डेफिनेशन देते हैं, जैसा हमने बताया। तो ये एक बेसिक का प्रोग्राम है। ऊपर हेडर फाइल लिखें, ये हैश है। हैश हैश का मतलब होता है ये प्री प्रोसेसर, मतलब वो फाइल्स यहाँ पर होती हैं जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती हैं। जब ये प्रोग्राम रन कराते हैं तो सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर पे जो भी फाइल्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को जो है, जो फाइलें इसमें लगी हुई हैं, जो मांगा गया है, ठीक है ना, वो उससे लिंक कराता है। और लिंक कराने के बाद फिर पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट होता है 10101 के फॉर्म में, ठीक है ना। और कंपाइलेशन के बाद फिर वो रन होता है। तो यहाँ पर कई सारे, लेकिन आप ये देख रहे हैं ना, मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में जरूरी है कि मेन फंक्शन होना ही चाहिए। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो कोई भी प्रोग्राम नहीं चल सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपका आया था कि मेन फंक्शन जो है आपका, क्या हर प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन कंपलसरी है, ठीक है ना। तो हर प्रोग्राम में आपका मेन फंक्शन होना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हर प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन कंपलसरी? मेन। बिना मेन के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका नाम भी आप नहीं बदल सकते, इसका नाम भी आपको मेन ही रखना है, MAIN, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन से ही चलता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसको आपको रन कराना हो तो आप इसको रन करा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमने कहा है कि एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। तो मतलब है कि आपको स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो उसने कई सारे सब्जेक्ट में उसको मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना। तो उसको एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं किसी में, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है। यहाँ पे अब जैसे अब ये प्रोग्राम हमने देखा, तो यहाँ पर आपने खाली प्रिंटफ स्टेटमेंट किया था, स्क्रीन पर प्रिंटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो अब इसी प्रोग्राम को आपको करना हो तो क्या करेंगे? पहले तो आपको ये सोचना है कि इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें दे रखी, क्या क्या चीजें आपसे कह रहा है। प्रोग्राम को समझना बहुत जरूरी है। जब प्रोग्राम को आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर एवरेज निकालना है, ठीक है, और मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। तो अगर आपको स्टूडेंट से मार्क्स इनपुट कराने हो
तो इनपुट कराने का सी में क्या तरीका होता है भाई? सी में मैसेज देने का प्रिंटफ लिख दीजिए, लेकिन इनपुट लेने का क्या तरीका होता है भाई? मैसेज देने के लिए आप यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे मैसेज देने के लिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंटफ, ठीक है ना? प्रिंटफ लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे, ठीक है। प्रिंटफ में हमने कहा प्रिंटफ लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो भी मैसेज देंगे, ठीक है ना, वो यहाँ प्रिंट होगा। आप हेलो लिखेंगे तो हेलो प्रिंट होगा, हेलो वर्ड लिखेंगे तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा, जो कुछ भी देंगे वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। आप लेकिन इसी प्रिंटफ में अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी होगी, मान लीजिए कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो, ठीक है ना, तो वैल्यू प्रिंट करानी होगी अगर उसको, तो आपको क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। वो अभी हम आगे बताएंगे। अगर कोई वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही में हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद यहाँ पर हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको आई को प्रिंट कराना है तो उस आई का नाम लिखेंगे, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रिंटफ के कुछ रूल्स होते हैं। खाली टेक्स्ट लिखना हो तो कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अगर हमने कहा कि अगर आपको यहाँ पर प्रिंट करना है कोई कोई वैल्यू भी प्रिंट करनी है प्रिंटफ में, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो डी लिखा जाएगा, अगर फ्लोट वैल्यू है तो एफ लिखा जाएगा, अगर सी वैल्यू है, कैरेक्टर है, तो सी लिखा जाएगा, अगर स्ट्रिंग है तो एस लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा डेटा जिस तरीके का है उसके भी हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, ठीक है ना। तो अभी बस ये जानिए कि आप प्रिंटिंग के लिए क्या कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग में जो कुछ भी लिखना होगा आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है तो हेलो वर्ड लिखा गया, ठीक है ना। अब स्कैनिंग कैसे होगी, स्कैनिंग की बात हम करते हैं। तो स्कैनिंग के लिए लिखा जाता है फंक्शन स्कैनर, ठीक है ना। और स्कैनर के बाद हमने कहा कि ये सब क्या है, ये सब बने बनाए फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। स्कैनर में हमने कहा कि यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डी आ गया, ठीक है ना, किस तरह की वैल्यू आप स्कैन कर रहे हैं ये देना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने कहा अगर आप आई में स्कैन कर रहे हैं तो एड्रेस ऑफ आई, ठीक है ना, अगर आप आई में स्कैन कर रहे हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पर रीड करो, ठीक है ना, और वो वैल्यू कहाँ पे स्कैन कर दो, आई के एड्रेस में। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो कहाँ स्टोर होती है, हमने कहा ये जितना भी प्रोग्राम अगर हम बनाएंगे तो वो सब कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, हार्ड डिस्क नहीं होती है। हार्ड डिस्क पे हम नहीं करते हैं ये सब, क्या होती है, रैम होती है। अब उस रैम में सेक्शंस होते हैं हमारे बहुत सारे, ठीक है ना, और हर सेक्शन का साइज कितना होता है, 1 बाइट। समझ में आ रहा ना, 1 बाइट इसका साइज होता है हर सेक्शन का। तो एक ये है, फिर दूसरा ये है, ठीक है ना, सबका साइज 1 बाइट होता है। इस तरीके से हमारी मेमोरी डिवाइड होती है। और यहाँ पे रैम की बात हो रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम रन कराते हैं, ठीक है, तो जब प्रोग्राम हम रन कराते हैं तो इसी मेमोरी में हमको किसी लोकेशन पर हमें मेमोरी मिलती है, ठीक है ना। अब अगर हमने डिक्लेयर किया, ठीक है ना, अब ये इस तरीके से रैम होती है। अब अगर हमने डिक्लेयर किया कि यहाँ पर इंट आई, मान लीजिए डिक्लेयर किया, इनपुट कराने से पहले आई को डिक्लेयर किया गया होगा ना, तो हमने लिखा इंट आई, ठीक है ना। डेटा टाइप की बात हम करेंगे अब आगे। अगर हमने लिखा इंट आई, तो इंट आई का मतलब ये है कि अगर ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना, तो आई नाम का वेरिएबल हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएगा, हमारी रैम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, आई नाम का वेरिएबल, ठीक है। जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ, मान लीजिए, तो जब प्रोग्राम को रन हुआ तो आई हमने कहा इंट जो होता है वो क्या रहता है, वो 2 बाइट लेता है। कितने बाइट लेता है, 2 बाइट, ठीक है ना। तो अब हमने कहा ये जो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या लेता है, उसमें इंट जो है आपका 2 बाइट लेता है। तो अब 2 बाइट लेता है तो मतलब है कि अब इसका सेक्शन का साइज क्या है, 1 बाइट है। तो यहाँ पर हमने कहा 2 बाइट लेगा, ठीक है ना। किसी में जो है 2 बाइट लेता है, किसी में 4 बाइट लेता है, ठीक है ना। ये आप देखिएगा कि आपका जो कंपाइलर है, ठीक है ना, वो कितने बिट का है, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो कितने बाइट लेगा, ठीक है ना। तो अब हमने कहा अगर ये इंट 2 बाइट लेगा, तो अगर इंटीजर को यहाँ मेमोरी में रहना होगा तो वो क्या लेगा, वो जो अपना स्पेस लेगा वो क्या होगा, उसका स्पेस
2 बाइट का स्पेस होगा, मतलब वो पूरे एरिया में रहेगा, इस एरिया में रहेगा, ठीक है ना। तो ये पूरे में आई रहेगा, तो यहाँ पर ये पूरा 2 बाइट लेगा, मतलब 1 बाइट ये और 1 बाइट ये, ठीक है ना। तो ये 2 बाइट लेगा। फिर उसकी उसी तरीके से अगर हम फ्लोट ए दे देते तो पूरा 4 बाइट लेता। तो अब उसको स्पेस यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, कहीं पे भी स्पेस मिल सकता है, ठीक है ना। और इसका जो साइज होता है, हमने कहा साइज इसका क्या होता है, इसका साइज हमने कहा कुछ लोकेशन होती है मेमोरी की, हमने कहा इसकी 200 है, तो उसकी 201 है, तो उसकी 203 है। हर मेमोरी की जो भी साइज होता है उसकी लोकेशन होती है। तो ये 200 और 201 लोकेशन पर ये हमारा पूरा आई जो है वो है, ठीक है ना। 200 या 201 लोकेशन पर है, मतलब पूरी पूरी लोकेशन पे। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है आई की? 200 से, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बाइट ले रहा है। और अगर यही फ्लोट होता, तो फ्लोट होता अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरा वेरिएबल बना दिया फ्लोट ए, ठीक है ना। तो फ्लोट ए बनाया, तो फ्लोट ए को मान लीजिए यहाँ स्पेस मिल गया फ्लोट ए को, ठीक है। तो फ्लोट ए को स्पेस आपका यहाँ पे मिल गया, ये स्पेस मिल गया फ्लोट ए को, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस मिल गया फ्लोट ए को, ठीक है ना। तो ये फ्लोट ए हो गया, ये वाला आई था यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे आई था और यहाँ पर फ्लोट ए हो गया, ठीक है। तो अब ये 4 बाइट ले रहा है। क्यों 4 बाइट ले रहा है? मान लीजिए अब इसका एड्रेस हमने कहा, इसका एड्रेस मान लीजिए कुछ है, एक एड्रेस हमने कहा ये क्या है, ये 301 है, ये 302 है, ठीक है ना, ये 303 है। हाँ, एक एक साइज और लेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमने कहा कि अब इसको भी लेगा, 4 सेक्शन हो गए ना इसके, तो यहाँ पर ये और बढ़ेगा, ये पूरा लेगा, ये पूरा एरिया लेगा, क्योंकि तो ये 3 ही सेक्शन है ना, तो नीचे की पूरा सेक्शन ये लेगा, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे होगा, ये ये भी इसी में होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30, ये भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये 300, ठीक है ना। तो ये जो पूरे एरिया में 300, 301, 302, 303, ये पूरे एरिया में कौन रहेगा? ये पूरे एरिया में आपका फ्लोट ए रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट ए कितने बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है, ठीक है ना। तो ये 4 बाइट जो है ये पूरे एरिया में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेमोरी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि हमारा जो पहले इंटीजर, अगर इंटीजर है तो 2 बाइट लेगा, फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक एक और हम ले आते हैं, एक वेरिएबल जो कैरेक्टर होता है, उसका नाम मान लीजिए ch है, ठीक है ना। तो ch है, उसको भी हमने डिक्लेयर कर लिया। तो ch क्या है? कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो 1 बाइट लेता है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ch सिर्फ इतने में ही आ गया, यहीं पे बीच में आ गया ch, वो बस 1 ही बाइट ले रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो 1 बाइट ले रहा है। उसका उसका एड्रेस मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस उसका क्या है, उसका 405 है, मेमोरी में कहीं उसको एड्रेस मिल गया 495, तो एड्रेस 495 है, बस वो 1 ही बाइट ले रहा है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि ये हमारे ये इस तरीके से जब हम मेमोरी मिलती है, अब ये जरूरी नहीं है कि जब हमने कहा पहली बार प्रोग्राम रन हुआ ये ch है, जब पहली बार प्रोग्राम रन हुआ तो उसको कुछ मेमोरी मिली, जब दोबारा रन हुआ तो जरूरी नहीं है कि दोबारा में ch को यही लोकेशन मिलेगी, आई को यही लोकेशन मिलेगी। इनकी लोकेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कंपाइलर जितनी बार रन होगा उतनी बार उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, समझ में आ रहा है ना। तो मेमोरी का जो रैम है वो अलग अलग एड्रेस मिल सकता है। पहली बार ये जो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें बेस एड्रेस क्या है। अब जैसे आपको ch के एड्रेस बताने में कोई परेशानी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ch का एड्रेस सर 495 है, क्योंकि एक ही बाइट है, एक ही सेक्शन है। इंटीजर का बेस एड्रेस, अब इंटीजर 2 पर है, 200 और 201, ठीक है ना। तो अब इसका बेस एड्रेस क्या है? आई का। तो आई का बेस एड्रेस जहां से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, जहां से शुरू हो रहा है इसका एरिया,
ठीक है ना। इंटीजर का एरिया भाई यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरे में इंटीजर है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ शुरू हुआ आई और यहाँ तक है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दोनों एरिया में है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा इंटीजर है। लेकिन अगर इसका एड्रेस पूछा जाए, बेस एड्रेस पूछा जाए, तो इसका बेस एड्रेस क्या होगा, पहली लोकेशन वाला एड्रेस। तो पहली लोकेशन वाला एड्रेस इसका क्या है, 200। तो आई का बेस एड्रेस, आई के सेगमेंट का बेस एड्रेस, आई का बेस एड्रेस 200 होगा। ठीक है ना। उसी तरह फ्लोट के बेस एड्रेस की बात की जाए तो फ्लोट का बेस एड्रेस क्या होगा, 300 होगा। समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से उसको मेमोरी एलोकेट होती है रैम के अंदर, और वो भी तब होती है क्योंकि देखिए ये जितने भी मेमोरी के एलोकेशन हैं, मेमोरी का एलोकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ये मेमोरी का एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक। ठीक है ना, क्योंकि ये कंपाइल टाइम के पहले ये सब हम लिख देंगे। ठीक है ना, प्रोग्राम रन कराएंगे, जब वो कंसोल की विंडो खुल के आएगी तो वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है ना। तो वहां पर ये मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, ये कंपाइल के टाइम पे ही हो जाएगा। तो इस तरीके का मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक कहलाता है। और एक डायनेमिक भी होता है जिसकी बात हमने बताई है। ठीक है ना, और आगे हम इसमें भी बताएंगे। तो डायनेमिक का मतलब जो होता है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय जो मेमोरी एलोकेट होती है उस पर वो एलोकेशन क्या होता है, डायनेमिक होता है। तो आपने ये जान लिया कि इनपुट प्रिंटिंग कैसे करेंगे और इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए हमें प्रोग्राम करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम हो रहा है इंटरनली। ठीक है ना। तो एक बेसिक प्रोग्राम करके देखते हैं हम। तो एडिटर हम अपना खोल लेते हैं। बाकी आप लोग अगर मान लीजिए आप लोगों के पास सी का कंपाइलर आप गूगल पे डालेंगे, ठीक है ना, टर्बो सी कंपाइलर, वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो वो उसको इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ पर वहीं पर सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है ना। और इस पर जो है जो एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको फिर कॉन्फ़िगर करने में, सेटअप करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो वो ज़्यादा सही है कि आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे और तुरंत हो जाएगा। तुरंत जो है बस टर्बो सी कंपाइलर करिएगा, वो आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, छोटा सा होता है और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। फ़ोन पर अगर आपको करना हो तो फ़ोन पर भी वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये एडिटर हमने खोल दिया है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये जो है आपका, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर सब। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल हमने लगा दी है, तो हेडर फाइल सबसे पहले लगाई जाती है। ठीक है ना। अब हेडर फाइल क्यों लगाएंगे, हमने बताया है कि अगर हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है, पहले आप हेडर फाइल मत लगाइए। ठीक है ना। अब हमने कहा मेन फंक्शन ज़रूरी है, तो मेन फंक्शन हमने लगा के रखा हुआ है। ठीक है ना। अभी हम ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर मेन फंक्शन हमने लिखा है, इसकी कोडिंग क्या लिखी जाती है, मेन लिखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंट लिखा जाता है क्योंकि मेन फंक्शन आपका रिटर्न करता है। ठीक है ना। ऐसे हमने कहा कि यहाँ पर इसलिए मेन फंक्शन आप इंट लगाएंगे क्योंकि ये 1 रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हम इंट लगाएंगे।
ठीक है। फिर नीचे हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो फिर ये वापस हो जाएगा, तब ये स्क्रीन यहाँ पर आगे नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। तो पहले हम कोडिंग शुरू करते हैं। तो कोडिंग में हमने क्या करना है, हमने कहा पहले हमको बस मैसेज प्रिंट करना है। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए ऑप्शन होता है यहाँ पर, बस लिख लीजिए। अब जैसे हेलो वर्ड ही है, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो आप हेलो वर्ड प्रिंट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन लगा रहे हैं क्या, प्रिंटिंग का फंक्शन लगा रहे हैं। तो ये प्रिंटिंग का फंक्शन पहले से मौजूद होना चाहिए, तभी तो इसको कर सकते हैं। तो ये मौजूद तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब मौजूद नहीं है, तो अब इसकी कोडिंग कहीं होनी चाहिए। तो इसकी कोडिंग हमने कहा, अब अगर इसको आप अभी रन कराइए तो अभी देखिए क्या बताएगा, बिल्ड एंड रन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा, जब हमने बिल्ड एंड रन कराया तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब आप ऐसे कराएंगे, क्योंकि इसको हमने मेन से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये ज़रूरी होगा, बिना ये हेडर फाइल के नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि यहाँ पर आप हेडर फाइल लगाएं। तो हैश इंक्लूड इंक्लूड फाइल, जो भी फाइल हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है वो इंक्लूड करेंगे आप यहाँ पर। फिर हमने कहा stdio, ये कोडिंग है पूरी, आपको एज इट इज लिखनी है, stdio.h, ठीक है। तो ये फाइल इसमें मौजूद है, प्रिंटफ फंक्शन के लिए ये फाइल इसमें मौजूद है। यहाँ पर सेमीकोलन भी लगेगा, ठीक है ना। तो अब ये प्रिंटिंग में यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, हेलो वर्ड लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मान लीजिए इसी में हेलो वर्ड पे लिखना है माई नेम इज, ठीक है ना, कुछ भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पे है, और आपको दोनों न्यू लाइन पे चाहिए। तो माई नेम इज मान लीजिए हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा, लेकिन आपको ये चाहिए न्यू लाइन पे चाहिए। यहाँ पे फिर से बिल्ड करिए, बिल्ड एंड रन करिए, ठीक है ना। ये एक ही लाइन में आ रहा है ना। अब हमको चाहिए कि एक लाइन में ना हो, ये दो लाइन में अलग अलग आए, हेलो वर्ड अलग आए और ये अलग आए। इसके लिए आप यूज़ करते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, स्लैश एन लगाएंगे, ठीक है ना। और अब जब आप इसको रन कराएंगे तो फिर न्यू लाइन पे आएगा। तो स्लैश एन का मतलब होता है कि न्यू लाइन कैरेक्टर देगा, ठीक है ना। अब जब आपको ठीक है ना, अब आप देखिए। तो अब जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जब हमने यहाँ पे किया तो ये क्या आ रहा है, हेलो वर्ड, ठीक है ना, न्यू लाइन कर दिया तो देखिए आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी दे देंगे, यहाँ पर हमने कहा स्लैश एन हमने जब पहले नहीं दिया था तो क्या हो रहा था, जब स्लैश एन नहीं दिया था, ठीक है, तब हमने जब इसको रन कराया तब ये यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा था, ठीक है ना। बिल्ड एंड रन किया हमने, ठीक है ना। अब देखिए ये एक ही लाइन में आ रहा था, लेकिन जब हमने स्लैश एन दे दिया तो ये दूसरी लाइन में आ रहा है। तो ये जो स्लैश एन है, इसका काम ये होता है कि न्यू लाइन में आपके मैसेज को कहीं पर भी आपको न्यू लाइन करनी हो तो आप न्यू लाइन कर सकते हैं। अब ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हटा दीजिए, तब आप इसको करिए। तो ये क्या होता है, ये न्यू लाइन के लिए होता है। यहाँ पर आप करेंगे तो ये न्यू लाइन पे लिख के आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हेलो वर्ल्ड और माय नेम इज अमन, तो स्लैश एन से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो स्लैश एन के आप चाहते हैं कि नहीं न्यू लाइन में ना आए, थोड़ा सा दूर लिख के आए, तो स्लैश टी कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब आप स्लैश टी करेंगे तो ये टैब के लिए होता है। तो आप बिल्ड एंड रन करिए, ठीक है ना। तो जब स्लैश टी करेंगे तो दूर लिख के आएगा, देखिए हेलो वर्ड इधर आ रहा है, माय नेम इज अमन इधर आ रहा है, ठीक है ना। स्लैश टी का मतलब है टैब हो गया, मतलब एक डिस्टेंस बन गई। जो आपका टैब इस तरीके से चल रहा था कि एक कैरेक्टर इधर लिखे फिर दूसरा इतनी दूरी पे लिखे फिर दूसरा, ठीक है ना। तो वो जो है, जो मैसेज है जहाँ पे आपने स्लैश टी लगाया वो दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। स्लैश टी आप चाहें बीच में और भी लगा दें, हेलो और इसके वर्ड के बीच में भी लगा दें, तो यहाँ भी वो डिस्टेंस बन जाएगी। स्लैश टी कर देंगे तो वहाँ पे भी डिस्टेंस बन जाएगी, जहाँ पे भी आप करेंगे स्लैश टी, ठीक है ना, वहाँ पे भी डिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप देखिए, हम इसको फिर से करते हैं, बिल्ड एंड रन कर देते हैं।
ठीक है ना। अब हेलो और वर्ड के बीच में भी आ गया, और वर्ड और माय नेम के बीच में भी आ गया। ठीक है, तो ये काम है स्लैश टी और स्लैश एन का। तो टी किस लिए होता है, टैब के लिए, और एन किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पर हम उसके बीच में स्लैश टी करते हैं और इसके बीच में स्लैश एन करते हैं। तो ये तो हो गया स्लैश टी और स्लैश एन का। ठीक है ना। और ये प्रिंटिंग भी हमने प्रिंटफ भी देख लिया। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें इनपुट कैसे करते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, आप स्लैश टी से हेलो वर्ड के बीच में स्पेस हो रहा है, और स्लैश एन से वो न्यू लाइन पे आ रहा है। ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं कि भाई वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हमने कहा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ पे हमने लिखा है इंट। ठीक है ना। वेरिएबल लिया था हमने, मान लीजिए आई। ठीक है, या हम लोग बोल लेते हैं रोल नंबर। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर ले लिया है। अब वेरिएबल का नाम देने के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है ना, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। एक बेसिक प्रोग्राम हम बस देख रहे हैं। तो रोल नंबर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे पूछेंगे तो पूछेंगे इंटर योर रोल नंबर। यूजर से मांगेंगे कि भैया आप अपना रोल नंबर बताओ। ठीक है ना। तो आप करेंगे इंटर, ठीक है ना, योर रोल नंबर। ठीक है ना। तो मैसेज में आप यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे वो आ जाएगा। फिर स्कैनफ, स्कैनफ क्या होगा, स्कैनफ में क्या होगा, आप यहाँ पर स्कैन करेंगे। ठीक है ना। अब चूंकि रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो डी लगेगा, आई भी लग सकता है। ठीक है ना। और कहाँ स्कैन किया जाएगा, एड्रेस पे स्कैन किया जाएगा। ये एड्रेस ऑफ होता है। और किसके एड्रेस पे स्कैन किया जाएगा, रोल नंबर के। तो रोल नंबर मेमोरी में कहीं होगा, ठीक है ना, उसके एड्रेस पे ये स्कैन किया जाएगा ना। अब हमने कहा कि जब ये रोल नंबर डिक्लेयर हो रहा है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। और वो वेरिएबल जो है ये कुछ ऐसा बन रहा है जिसका जिसका साइज क्या होगा, 2 बाइट। ठीक है ना, 2 बाइट जिसका साइज होगा वो कितना होगा, वो रोल नंबर नाम होगा जिसका। ठीक है ना, का 2 बाइट साइज होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका नाम होगा रोल नंबर। ठीक है ना, ये उसका नाम हो गया। और वैल्यू अभी नहीं पता है, और लेकिन कुछ एड्रेस होगा इसका। ठीक है ना। तो एड्रेस हमने कहा कि एड्रेस इसका जो है आपका, एड्रेस क्या है, एड्रेस हमने कहा एड्रेस आपका 2000 है, और दूसरे वाले का 2001 है। लेकिन एड्रेस माना क्या जाएगा, हमने कहा बेस एड्रेस माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये है, और अभी वैल्यू कुछ नहीं है, वैल्यू अभी आपने डाली नहीं है। तो जब आपने कहा कि इंटर योर रोल नंबर, ठीक है, तो स्क्रीन पर लेके आएगा इंटर योर रोल नंबर, फिर स्कैनफ करेगा। फिर हमने कहा इंटीजर, वो क्योंकि इंटीजर टाइप का है। ठीक है ना, जो ये आपका वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है ना, तो इसलिए डी लगा रहे हैं। अगर ये वेरिएबल यहाँ फ्लोट लिखा होता तो यहाँ पे एफ लगाते हैं, अगर यहाँ पे कैरेक्टर लिखा होता तो यहाँ पे सी लगाते, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होती तो यहाँ पे एस लगाते। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं ना, लेकिन यहाँ पर हमने कहा क्योंकि इंटीजर है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफाई, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है ना, ठीक है ना, ये परसेंट लगा के, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। चाहे परसेंट डी हो, चाहे परसेंट एफ हो, चाहे परसेंट एस हो, ये सब क्या कहलाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट को स्पेसिफाई करते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको इनपुट करना है। अब ये एड्रेस ऑफ क्या करता है, एड्रेस ऑफ एक ऑपरेटर होता है, ये जिस भी वेरिएबल के आगे लग जाता है उसके एड्रेस को कैलकुलेट कर लेता है। अब ये रोल नंबर है, ये नाम है, आइडेंटिफायर है। अभी हम बात करेंगे क्या होता है आइडेंटिफायर। अब ये रोल नंबर है, ये नाम है, लेकिन ये जो आइडेंटिफायर है ये कैसे जान पा रहा है कि इस रोल नंबर से इसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ठीक है, यहाँ पे हम बिल्ड एंड रन करा रहे हैं। अब देखिए जब इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं तो ये मांग रहा है रोल नंबर। अब हमने रोल नंबर दे दिया, मान लीजिए 75। ठीक है ना, एंटर किया, हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है ना, उसने रीड कर लिया, तो 75 लिया उसने, लेकिन हमें हमें नहीं पता 75 लिया। तो जो उसने 75 लिया, जैसे ही 75 लिया तब आगे की प्रोसेस क्या हुई देखिए। जब उसने 75 लिया तब क्या हुआ, ये जो 75 था वो कहाँ गया, वो 75 यहाँ स्टोर हो गया। किस पर स्टोर हो गया, 2000 पे।
ठीक है ना। ये जैसे ही ये रन हुआ 75 देने पे नहीं, जब 75 दे के आपने एंटर किया तो वो 75 इस लोकेशन पे 2000 लोकेशन पर स्टोर हो गया। 2000 और 2001 दोनों मिलके 75 स्टोर हो रहा है क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है। ठीक है ना। तो इस लोकेशन पर वो पहुंच गया 75, लेकिन वो कैसे इस लोकेशन पे पहुंचा? उस लोकेशन पे ये पहुंचा, ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ने रोल नंबर नाम के वेरिएबल के एड्रेस को फाइंड आउट किया। तो अगर ये रोल नंबर होता या कोई और होता, अगर हम दूसरा वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे होते तो उसके एड्रेस को निकाल लेता, और उसके एड्रेस पर ये जो भी वैल्यू आ रही थी 75 उसको कॉपी कर दिया। तो इसने एड्रेस निकाला रोल नंबर का क्या एड्रेस निकलेगा? रोल नंबर का बेस एड्रेस निकलेगा 2000। तो 2000 के एड्रेस पर इसने जो वैल्यू आ रही थी 75 उसको कॉपी कर दिया। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ, हम कैसे मान लें कि ये हाँ हो गया ऐसा। ठीक है ना। तो इसको हमको देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करा लें, प्रिंट करा के देख लें। किसको? रोल नंबर को। अगर रोल नंबर आ गया है तो इसका मतलब है कि जो है वो आ गया होगा। ठीक है ना। तो हमने कहा अगर वैल्यू को प्रिंट कराना होता है तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है। खाली टेक्स्ट लिख रहे थे ऊपर इंटर योर रोल नंबर, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे थे, देख रहे थे ना, यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रिंट करा रहे थे, इसलिए हमने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वाले स्टेटमेंट में नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे, और प्रिंटफ लिखेंगे और फिर यहाँ पर अब इसकी वैल्यू, वैल्यू किस चीज में है, किस वेरिएबल में है? वेरिएबल रोल नंबर में। वैल्यू क्या है? रोल नंबर में। ठीक है ना। तो रोल नंबर लिख दिया। अब जब हम रोल नंबर को प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना, तो हमारा अगर वैल्यू सही गई होगी तो वो प्रिंट होगी। अब हम फिर से रन कराते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे रोल नंबर, अब हमने कहा रोल नंबर 75 फिर से देना पड़ेगा क्योंकि हर बार प्रोग्राम नए तरीके पे पुट होता है। अब उस बार लोकेशन मान लीजिए 2000 है, ठीक है ना, अभी हमने डिक्लेयर किया है, तो हर बार लोकेशन उसको नया एड्रेस मिलेगा। ठीक है ना। अब इस बार हो सकता है ये 2000 की जगह 2010 हो, 2020 हो, 2050 हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। डिक्लेयर करने पे नहीं हम मिलेगा, जब प्रोग्राम रन होगा तब वैल्यू मिलती है। ठीक है ना। तो अभी वैल्यू अब इसकी मिलेगी, मतलब ये जो आपके वेरिएबल दिख रहे हैं इनकी जो लोकेशन है, ठीक है ना, लोकेशन अब मिलेगी। अब जब ये रन हुआ है ना, तो अब इस बार हो सकता है कि अब इस बार कुछ और मिला हो। इस बार मान लीजिए 3000 वैल्यू मिली हो, ठीक है ना, और ये 3001 हो, लेकिन बेस एड्रेस क्या होगा? बेस एड्रेस 3000 होगा। ठीक है ना। तो अब इस बार वैल्यू 3000 मिली है। पिछली बार जब हमने प्रोग्राम रन कराया था उस बार वैल्यू 2000 मिली थी, इस बार 3000 मिली। लेकिन हमें नहीं पता क्या मिल रहा है, वो हम देख भी सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं। अब देखें 75 प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब हमको ये देखना है। तो अब 75 हमने दिया, फिर एंटर करें। यहाँ पे हम आ जाए, अब एंटर करें। देखिए 75 प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना। मतलब जो भी हमने 75 दिया इसका मतलब है कि हमारा वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है ना। तभी तो ये प्रिंट हो रहा है ना। यहाँ पे हम थोड़ा मैसेज भी देना चाहें तो आप मैसेज भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। योर रोल नंबर इज, तो इस तरीके से मैसेज यहाँ पे लिखा जा सकता है, योर रोल नंबर इज। यहाँ पे जैसा, यहाँ कोई जरूरत नहीं है कि आप वो हाइफन लगाएं या कुछ भी करें, यहाँ जैसा लिखेंगे, क्योंकि ये किसके अंदर है? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो जैसा लिखेंगे वैसा आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप कराएं, फिर इसको रन कराएं। जब आप इसको फिर से रन कराएंगे तो यहाँ पर आएगा बिल्ड एंड रन पे जाएंगे। ठीक है। तो बिल्ड एंड रन पे जाएंगे, आपकी वैल्यू आपने दे दी 80। ठीक है ना। आपकी वैल्यू क्या दे दी आपने? 80 दे दी। ठीक है ना। देखिए योर रोल नंबर इज 80। ठीक है ना। अब हमने कहा इस बार जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है वो 3000 ही हो भी सकती है। ठीक है ना। हर बार वैल्यू, जितनी बार प्रोग्राम रन होगा उतनी बार इसको रोल नंबर को नई लोकेशन रैंप पे मिलेगी। समझ रहे हैं ना। उतनी बार नई लोकेशन रैंप पे मिलेगी जितनी बार ये प्रोग्राम, जितनी बार ये रन होगा, हर बार रोल नंबर को एक नई लोकेशन मिलेगी। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर आप वही कॉन्सेप्ट लीजिए जो जैसे जो है मूवीज में दिखाया जाता है कि पुनर्जन्म हुआ, तो ना, तो रीबर्थ हुआ। तो मान लीजिए एक एक जो है एक जन्म में आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, तो दूसरे जन्म में वो अमेरिका में है, तो तीसरे जन्म में कहीं और है। ठीक है ना। तीसरे जन्म में वो यूरोप में है। ठीक है ना। तो मतलब वो एक वही एक कॉन्सेप्ट को अगर मान लीजिए
ठीक है ना, जो भी सच झूठ है वो बात अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट को भी ले लिए तो एकदम उस कॉन्सेप्ट से को अगर आप इसको कंपेयर करिए तो एकदम समझिए वही है कि प्रोग्राम जितनी बार रन हो रहा है ना, उसको रैम पर एक नई लोकेशन मिल रही है। हर बार 3,000 नहीं मिलेगी, हर बार 2,000 नहीं मिलेगी, हर बार 5,000 नहीं मिलेगी, हर बार नई लोकेशन मिलेगी। आ रही है ना बात समझ में। अब यहाँ अब इतना होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू 80 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 80। तो 8 यहाँ और 0 यहाँ, ठीक है ना, मतलब पूरी वैल्यू 80 है। कहने का मकसद ये है कि ये 80 जो है ये दोनों दोनों स्पेस ले रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 80 जो है आपका रोल नंबर में स्टोर हो गया इतना होने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से एक हमने बताया, आपने कई सारी चीजें देखी। हम कोशिश है हमारी, क्योंकि हमको 40 डेज 40 क्लासेस में ही इसको खत्म करना है, ठीक है ना। तो इसलिए कई चीजों को एक साथ लेके हम चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी कवर हो जाएं। अब इसमें हमने कहा, अब देखिए, अब आपने देख लिया कि एक बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। रोल नंबर को डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयर करने का भी तरीका, अब आप सेमीकोलन को मत भूलिएगा। सेमीकोलन इसमें लगाना बहुत कंपलसरी है, सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के बाद लगेगा। सी प्रोग्राम में ये जो एक सिंगल लाइन होती है वो एक स्टेटमेंट होती है। जैसे हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं ना, बात एक बात हो गई तो फुल स्टॉप, उसी तरीके से इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेमीकोलन से बात अपनी खत्म करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो बात खत्म होती है वो सेमीकोलन से, यहाँ पे भी सेमीकोलन से। एक बात होगी, रोल नंबर डिक्लेयर हो गया, सेमीकोलन। प्रिंटफ, एक प्रिंटफ हो गया, सेमीकोलन। स्कैनिंग हो गई, सेमीकोलन। फिर नया प्रिंटफ हो गया, सेमीकोलन। एक बात खत्म होने पे सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है ना। और सेमीकोलन जरूरी है, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर देगा, ठीक है ना। अब ये हमने कहा, चूंकि ये प्रिंटफ और स्कैनफ ये फंक्शन यूज किए हैं, इसकी कोडिंग कहाँ है, इसकी कोडिंग stdio में है, ठीक है ना। तो stdio में, इसलिए ये फाइल, ये हेडर फाइल लगाना हमें जरूरी है। ये नहीं लगाएंगे तो ये रन नहीं करेगा। ये प्रिंटफ स्कैनफ की इसकी कोडिंग कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी कोडिंग, ये बने बनाए फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है ना। इनको बस हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये हैश इंक्लूड stdio ये भी लगाना जरूरी है, क्योंकि ये हेडर फाइल है। अगर हेडर फाइल नहीं मिलेगी तो इसकी कोडिंग कहाँ से मिलेगी, इसकी कोडिंग तो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए ना। और बाकी तो हम ये सब लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोग्राम